भरत वंश की धरा के ऊपर राणा सा बलवान नहीं, स्वाभिमान में जंगल भटके ऐसा कोई इंसान नहीं, चौड़ी छाती सिंह की भांति वाला कोई इंसान नहीं, और मान की खातिर मरने वाला राणा सा बलिदान नहीं। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आपा की है मेवाड़ को इतिहास शुरू कर रखियो है, और मेवाड़ के इतिहास में आपा महाराणा उदय सिंह तक कंप्लीट कर लियो। तो अगला जो अपना मेवाड़ का शासक है वह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से संबंधित हर बात अपन ध्यान रखनी है। यानी एग्जाम का महीना हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर बैठा था, यानी हाथियों का नाम भी पूछा जा चुका है। महाराणा प्रताप की हाथी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप से जुड़ी हर एक बात अपन ध्यान रखनी है। आंख अंदर यह को निकालना कभी महाराणा प्रताप की सर कौन सी बात भाई इंपोर्टेंट है, कौन सी कौन नहीं, तो अपन हर बात को पर चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जो शासन काल है वह 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक, ठीक है, 72 से लेकर 97 ईस्वी तक। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, होली के दिन गोकुंदा में अपन पढ़ चुके हैं। तो वैसे तो देखो भाई, उदय सिंह की 20 तो रानियां थी और 25 पुत्र थे। कोई नहीं ध्यान रखने के 20 रानी थी 25 पुत्र। हाँ, लेकिन उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था महाराणा प्रताप। लेकिन एक उदय सिंह की स्वीटार्ट थी, यानी कि लाइफ लाइन कह दो, एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था धीरबाई बटियाणी। उदय सिंह की एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था धीरबाई बटियाणी। उदय सिंह के ऊपर इसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव था। इस धीरबाई बटियाणी ने कहा कि मेरे बेटे जगमाल को आप मेवाड़ का अगला शासक बनाओगे। यानी कि किसको बनाओगे? जगमाल को। जबकि बड़ा बेटा कौन था? महाराणा प्रताप था। उसके बाद में 2 नंबर पे था जगमाल। तब उदय सिंह ने कहा ठीक है क्या। तो उदय सिंह ने मृत्यु से पहले कहा कि जगमाल है वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो जब उदय सिंह का दाह संस्कार हो रहा था उस समय महाराणा प्रताप भी वहीं थे, यानी दाह संस्कार में महाराणा प्रताप भी वहीं पर उपस्थित थे। लेकिन एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि अगला जो मेवाड़ का शासक बनेगा वो दाह संस्कार में उपस्थित नहीं होगा। अब महाराणा प्रताप तो यहां पर थे, तो यहीं पर दाह संस्कार में सलूम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत। सलूम्बर के कौन थे? कृष्णदास चुंडावत। सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत यही थे। कहां के? सलूम्बर के। इस कृष्णदास चुंडावत ने कहा, अरे प्रताप तू यहां क्या कर रहा है? तेरा तो विराज्याभिषेक होना चाहिए, तू तो सबसे बड़ा बेटा है, तेरे को तो दाह संस्कार में आना ही नहीं चाहिए था। प्रताप ने कहा कि पिताजी तो जगमाल को राजा बना के गए हैं। जगमाल को बना के गए हैं? बोले हाँ। कह पिताजी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? डिसाइड तो सलूम्बर वाले करेंगे कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा। अपन ने जब मेवाड़ की महाराणा लाखा को पढ़ा था तब हमने एक बात मैंने बताई थी कि यानी मेवाड़ की महाराणा लाखा ने राणा चूड़ा को एक विशेष अधिकार दिया था कि सलूम्बर वाले ही डिसाइड करेंगे कि मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। ये इनके पास में विशेष अधिकार था, सलूम्बर वालों के पास में। ये राणा लाखा ने राणा चूड़ा को दिया था, और इसी चुंडा से चुंडावत शाखा निकली थी। पढ़ा था हमने। तो कृष्णदास चुंडावत जी बोले कि सलूम्बर वाले डिसाइड करेंगे कौन शासक बनेगा। तो वहीं पे कृष्णदास चुंडावत जी ने महाराणा प्रताप का क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया। वहीं पर इनका क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया, और वहीं पर तलवार बांध दी। तलवार बांधनी जैसे भाई अगला राजा बनेगा एक रस्म होती है, जैसे तलवार बांधना, तलवार लटका देते हैं कि ये अगले मेवाड़ के शासक है। इस बात को लेकर जगमाल नाराज हो गया कि भाई एक बार तो मेरे को मेवाड़ का शासक बना दिया, अब मेरे को गद्दी से उतार दिया वापिस। ये जगमाल नाराज होकर किसके पास में चला गया? अकबर के पास में चला गया। अकबर के पास में चला गया। अकबर ने इसको एक जागीर दे दी जहाजपुर की, कि भैया ले तू जहाजपुर की जागीर संभाल ले। और ये जहाजपुर कहां पे है? ये जहाजपुर भीलवाड़ा से लगभग 110 किलोमीटर है। तो जहाजपुर भीलवाड़ा से 110 किलोमीटर दूर है, यानी कि जहाजपुर है भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये अकबर ने इसको जागीर दे दी। अब अगला कुल मिला के मेवाड़ का शासक कौन बना गया? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका शासन काल है वो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। तो इनकी जो छोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम में सीधी सी पूछी जाती हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो एक सारी बातें आप थोड़ी लिख लेवा। पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, ठीक है। तो बैंक ऊपर आप एक बार चर्चा कर लेवा भाई। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप के जन्म की। हर एक बात इनसे इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक बात। एक भी बात है मतलब ये नहीं कि छोड़ देना, कर याद करनी है। जन्म हुआ था 9 मई, यानी तारीख भी याद रखनी है, 9 मई 1540 ईस्वी को।
अगर बार याद करो तो और ही बढ़िया है, वार तो रविवार। वार याद न रहो तो कोई बात को नहीं, लेकिन फिर भी देख लियो, याद रह जाओगे बता रहा। तो अब तक कितने मेवाड़ के शासक पढ़ाए मैंने, एक का भी वार नहीं बताया, एक महाराणा प्रताप को ही बता रहा हूं। तो जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को रविवार को, और ये थी ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया। क्या थी? ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया। अब क्या है कि कई बार महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया को भी मनाते हैं और 9 मई को भी मनाते हैं। ये जो 9 मई है ना, ये तो ग्रीक कैलेंडर है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर है 9 मई तो, लेकिन अपने जो हिंदू कैलेंडर है वो तो यही है, जेठ बैसाख साठ सावन भादु, हिंदू कैलेंडर तो यही है। तो इस कैलेंडर के हिसाब से तो ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 9 मई 1540 ईस्वी को वार था रविवार। जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था इनका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। सर इतना याद रखना है क्या? नहीं, कुंभलगढ़ के अंदर भी एक जगह है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ के अंदर भी एक जगह है बादल महल। बादल महल यहां तक एग्जामिनर पूछ चुका है, और इससे भी ज्यादा डीपली जाएंगे अपन। बादल महल के अंदर एक जगह है जुनी कचेरी, जहां पे एक महिलाओं का निवास स्थान होता है, जुनी कचेरी। इसके अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, बादल महल के जुन्नी कचरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था, ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया। पिता का नाम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, पिता का नाम उदय सिंह है। माता का नाम चलो बता देता हूं, माता का नाम है इनका, माता है जयंताबाई, जवंताबाई, जवंताबाई, कई जगह जयंता लिखा हुआ लेकिन जवंताबाई है। ये थी पाली की अखीराज सोनगरा की पुत्री। पाली का शासक था अखीराज सोनगरा, अखीराज सोनगरा उसकी पुत्री थी। पाली की अखीराज सोनगरा की पुत्री थी, जिसका नाम था जवंताबाई। कोचिंग वाला भी था ना, जयंताबाई लिखाता होगा, क्योंकि बोलना में थोड़ो दोरो लागे है ना, जिद में बात खातर। तो माता का नाम था जवंताबाई, पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। विवाह इनका हुआ था 17 साल की उम्र के महीने, 17 साल की उम्र में विवाह हुआ था। किसके साथ में हुआ था? रामरख पंवार की पुत्री थी, रामरख पंवार की पुत्री थी अजबदे पंवार, अजबदे पंवार के साथ में हुआ था। और इन्हीं से जिस पुत्र का जन्म होता है वो है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। ठीक है, जो अगले मेवाड़ के शासक बनेंगे। ये इनकी कुछ बातें आपको ध्यान में रखने वाली है। चलो उपाधि या उन्हें उपनाम भी बता देता हूं। महाराणा प्रताप के उपनाम क्या क्या है, वो क्यों रखे भैया अपन उपनाम। एक तो कहा जाता है महाराणा प्रताप को किक्का। किक्का इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर जो भील हैं वो अपने छोटे बच्चों को किक्का कहते हैं, और महाराणा प्रताप जब छोटे थे तो भील बच्चों के साथ में खेलते थे, इसलिए महाराणा प्रताप को किक्का कहते हैं। और वैसे भी मेवाड़ में छोटे बच्चों को किक्का ही कहते हैं। जैसे अगर आप बीकानेर की तरफ इधर जाओगे ना, तो इधर बच्चों को गिग्गा कहते हैं। एक जैसे अपने राजस्थानी में गाना भी है शायद, हार है गीगा, अब पूरा तो याद नहीं है लेकिन हार है गीगा, तो उधर मतलब गिग्गा कहते हैं, और अपने इधर मेवाड़ की साइड में छोटे बच्चों को किक्का कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बचपन का नाम था किक्का। क्यों कहते हैं कि मेवाड़ में भील अपने छोटे बच्चों को किक्का कहते हैं, और महाराणा प्रताप भीलों के साथ में ही खेलता था, भीलों के साथ में ही खेलकर भैया बड़ा हुआ था, इसलिए इनको किक्का कहते हैं। और क्या नाम है इनकी? उपनाम है एक, इनको हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज, और एक मेवाड़ केसरी। ये लोग, ये है इनके उपनाम। ये इनकी छोटी मोटी बातें की। अब क्या है कि अकबर जब महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी के अंदर शासक बनता है, तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन था? अकबर। अकबर ने सोचा यार कि प्रताप मेवाड़ का नया नया शासक बनाए, क्यों ना मैं इससे अपनी अधीनता स्वीकार करवा लूं। तो अकबर कुल मिला के 4 शांति दूत भेजता है। भाई का शांति दूत भेजता है कि भाई मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। अकबर को पता था कि भाई का जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की नहीं थी, पहाड़ों में चले गए थे, तीसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का, भाई का हो सकता है प्रताप नया नया राजा बनाया तो मैं कैसे न कैसे डरा धमका कर इससे अपनी अधीनता स्वीकार करा लूं। इसलिए अकबर भेजेगा अपने 4 शांति दूत, और उन शांति दूत का एकदम कर्म अपने को ध्यान में रखना है। पहले किसको भेजेगा, तो अब वही ऊपर चर्चा करांगा आप। चलो भाई मिटावा फिर। अब अकबर भेजेगा अपने 4 शांति दूत। शांति दूत का क्रम भी अपने को ध्यान में रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले जिस शांति दूत को भेजता है उसका नाम है जलाल खां। 4 शांति दूत है, सबसे पहले भेजता है जलाल खां को।
कब भेजता है? महाराणा प्रताप के शासक बनते ही भेज देता है, यानी 1572 में महाराणा प्रताप शासक बनता है और 1572 में भेज देता है। ठीक है। जलाल खां मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पास में आता है, कभी का देख अकबर को संदेश ले आऊं। प्रताप क्या सुना भाई, क्या अकबर संदेश दियो है कि मेरे दीनता स्वीकार कर लेगा। महाराणा प्रताप क्या आज करूं ना काल करूं। अब जलाल खान नाराज हो जाता है, अकबर के पास में जाता है, अकबर को बोलता है कि भाई मेरे को तो साफ ही मना कर दिया, कहना तो आज दीनता स्वीकार करूं ना काल करूं। क्या बोलो कि तूने कुछ कहा होगा क्या? बोले एकदम मैं तो बहुत ही बढ़िया प्यार से बात करी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं तो अकबर की दीनता स्वीकार करूं ही को नहीं। क्या इसके बाद में अकबर सोचता है कि यार हो सकता है मैंने मुसलमान को भेजा था, यानी मैंने मुस्लिम को भेजा था, इसलिए प्रताप हिंदू था, इसलिए इसके साथ में सही तरीके से बात नहीं की होगी। तब अकबर दूसरी बार भेजता है मिर्जा राजा मानसिंह को, मानसिंह को भेजता है। इसको कब भेजेगा? इसको 1573 में भेजेगा। मानसिंह के लिए महाराणा प्रताप ने भोज का आयोजन करवाया था। भोज यानी कि खाने के लिए भोज का आयोजन करवाया था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि प्रताप ने मानसिंह के लिए भोज का आयोजन है वो उदय सागर झील में करवाया था, कुछ ये कहते हैं गोगुंदा में करवाया था, लेकिन कुल मिला के भोज का आयोजन करवाया था। इस भोज में खुद महाराणा प्रताप नहीं गए थे, तो इनका बेटा गया था अमर सिंह, यानी महाराणा प्रताप खुद नहीं गए थे, इनका बेटा गया था अमर सिंह। मानसिंह कहता है कि भाई प्रताप क्यों नहीं आया? क्या अमर सिंह कहता है कि पिताजी के तो पेट में दर्द है। क्या तो मानसिंह बोला कि ठीक है कि पेट में दर्द तो मैं सही कर दूंगा। क्या तो अमर सिंह बोला कि ठीक है, क्या जा रहे हो तो तेरे पुंफन भी साथ में लेके आइए। क्या पुंफा यानी कि अकबर। अमर सिंह बोला कि तेरे पुंफा को भी साथ में लेके आना। क्या अगर पेट में दर्द सही करना है तो तू भी आ जाइए, तेरा पुंफन भी साथ में लेके आइए, यानी कि अकबर को भी साथ ही लेके आना। इस बात से मानसिंह नाराज हो जाता है, यानी कि अकबर ने अमर सिंह और महाराणा प्रताप ने इस मानसिंह के साथ में भोजन नहीं किया था, इस बात को लेकर नाराज हो गया था। भोज का आयोजन जरूर करवा दिया, लेकिन अमर सिंह भी इसके साथ में नहीं बैठा। मानसिंह समझ गया था यार कि अपने को नीचा समझ रहे हैं कि हमने मुगलों की दीनता स्वीकार कर ली, और ये अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं कि हम तो हिंदुआ सूरज हैं, मेवाड़ केसरी हैं, हम तो क्या, यानी हमने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मानसिंह नाराज होकर अकबर के पास में जाता है और अकबर को कहता है कि जब भी अगर महाराणा प्रताप के खिलाफ कभी सेना भेजो ना तो मुझे सेनापति बनाकर भेजना। क्या अकबर बोले क्या बात हुई? क्या बोले कि मैंने डायरेक्ट ब्लॉक कर दियो। क्या यानी मेरी चैट चाट देखी को नहीं, कैसी तो ब्लॉक कर दियो मैंने। अब अकबर सोचोगे यार उसका नया नया युवराज था, क्या इसलिए महाराणा प्रताप ने इसके साथ में भेंट नहीं की होगी। जब बेटे से बात नहीं बनती है तो किसको भेजा जाता है? पिता को भेजा जाता है। और पिता कौन था मानसिंह का? भगवत दास कछुआ। तीसरे बयान में कौन जाएगा? भगवत दास कछुआ। जब बेटे से बात नहीं बनी तो उस बेटे की बात को सुधारने के लिए बाप गया। बाप कौन था? मानसिंह का भगवत दास कछुआ। ये भी कब जाता है? 1573 में। अब तीनों बयान 1573 में जाएंगे। एक और लिख देता हूं, चौथे बयान के रूप में भेजेगा टोडरमल को, यह जाएगा 1573 में। पहला बयान 1572 में, बाकी तीनों बयान 1533 में। ये गया था 6ठे महीने में यानी जून में, ये गया था 9 महीने में सितंबर अक्टूबर में, और ये गया था दिसंबर में यानी 6, 9, 12। अगर महीना भी याद रखो तो 6, 9, 12। ठीक है। तो भगवत दास कछुआ जाके कहता है कि महाराणा प्रताप को अकबर की दीनता स्वीकार कर ले। महाराणा प्रताप की तो वही बात कि नहीं, कह अकबर की दीनता तो स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद में टोडरमल भी जाता है अंतिम बयान के रूप में समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद में क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। तो अब सजेगा हल्दी घाटी का मैदान, यानी कि 4 शांति दूत भेजे थे। इनका क्रम भी याद रखना, भी एग्जाम में ये क्रम भी पूछा जा चुका है। जलाल खां, मानसिंह, भगवत दास कछुआ और टोडरमल, चारों का क्रम याद रखना। 1572 में पहला भेजा गया था, बाकी के तीनों है वो 1573 में भेजे गए थे। ठीक है। अब अपन सजाएंगे हल्दी घाटी का मैदान। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर ने वही मानसिंह को सेनापति बनाया। मानसिंह ने कहा था कि जब भी आप कभी प्रताप के खिलाफ सेना भेजो तो मेरे को सेनापति बना के भेजना। तो अकबर ने बुलाया मानसिंह को, कभी समय आ गया क्या सेनापति बनने का। अब मानसिंह है वो आगरा से सेना लेके चलता है, दिल्ली से सेना लेके चलता है,
और सबसे पहले अकबर की सेना को लेता है अपने जो अकबर दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग है, जिसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अजमेर वाले दुर्ग में, वहां पे थोड़े दिन प्रशिक्षण देता है। भाई देखो वो मेवाड़ है, मेवाड़ में पहाड़ी इलाका है भाई, को वहां पे पहाड़ों में छुप छुप के तुम्हारे अगर पत्थर मारेंगे तो ही तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कभी किधर से पत्थर मार रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन तो मानसिंह उनको प्रशिक्षण देता है। फिर इसके बाद में हल्दी घाटी के मैदान में लेकर आता है। हल्दी घाटी का मैदान, तो युद्ध लिखते हैं अपने हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन ये गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यानी कि सभी इतिहासकार कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 था। किसके अनुसार? सिर्फ गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। सभी इतिहासकार कहते हैं 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी नामक स्थान कहां पे है? हल्दी घाटी है सर खमनोर में। खमनोर कहां पे है? खमनोर है राजसमंद में। राजसमंद में, खमनोर राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। ठीक है, हल्दी घाटी स्थान कहां पे है? खमनोर राजसमंद में, बनास नदी के किनारे है। इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो हल्दी के कलर की है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। रक्त तलाई भी कहते हैं, हल्दी घाटी भी कहते हैं, रक्त तलाई भी कहते हैं इसको। युद्ध हो ही गया। एक तरफ था मानसिंह, एक तरफ था मानसिंह। वैसे तो अकबर का ही नाम लिखेंगे यार, क्योंकि मानसिंह तो सेनापति आया था, वैसे युद्ध तो अकबर का ही था, तो एक तरफ तो लिखेंगे अकबर लिखेंगे अपन। वैसे तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है, तो सेनापति बन के आया था। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का मैदान सज चुका है, धीरे धीरे सजने की तैयारी हो रही है, सेनाएं आ रही हैं। अकबर की तरफ से जो आया था वो था मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। इधर से प्रताप की तरफ से जो अफगानों की ओर से आया था उसका नाम था हाकिम का सूरी। हाकिम का सूरी। अकबर की तरफ से आया था आसफ खां। ऐसे ही लिखना, अगर आप नोट्स बनाओ ना तो ऐसे ही लिखना, अभी मैं बताऊंगा ऐसे क्यों लिख रहा हूं। आसफ खां। महाराणा की तरफ से था, महाराणा प्रताप की तरफ से था पुंजा भील। पुंजा। अकबर की लगभग सेना थी 80,000, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, लिख देता हूं। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी लगभग 20,000। अनुपात अगर निकाल के देखें 80,000 और 20,000 का, 2 1 2 और 2 चौकी 8, यानी 4:1 में सेना थी। अगर महाराणा प्रताप का 1 सैनिक था तो मुगल सेना के 4 सैनिक थे। ठीक है, अब देखो क्यों लिखा। अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था मानसिंह ने। मानसिंह था चंदावल, यानी हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने। हरावल, हरावल होता है जो सेना की जो आगे की टुकड़ी होती है उसको कहते हैं हरावल। ठीक है, आप ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरावल भाग का नेतृत्व हल्दी घाटी में किसने किया था? मुगल सेना की तरफ से हरावल भाग का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। हरावल होता है जो सेना की आगे की टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं हरावल, सेना की आगे का भाग हरावल। और इधर महाराणा प्रताप के जो हरावल भाग का नेतृत्व किया था वो किया था हाकिम का सूरी ने। ठीक है, अब देखो, यानी कि महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम का सूरी युद्ध लड़ा था, और खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा की तरफ से हसन खां मेवाती लड़ा था। अब देख सकते हो आप, यानी कि महाराणा प्रताप की तरफ से भी मुस्लिम लड़े थे और आगे के भाग का नेतृत्व किया था। तो हरावल होता है सेना की आगे का भाग, जिसका नेतृत्व अकबर की तरफ से तो मानसिंह ने किया था और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम का सूरी ने किया था। चंदावल होता है पीछे का भाग, यानी कि जो सेना के पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं चंदावल। अकबर की तरफ से चंदावल बाग का नेतृत्व किया था आसफ खान ने, और महाराणा प्रताप की जो चंदावल बाग का नेतृत्व किया था पुंजा भील ने। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2014 में आया। क्या प्रश्न आया? पुंजा भील वाला। एकमात्र भील जिसको महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की इजाजत दी थी, राणा पुंजा भील। एकमात्र भील जिसको महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की इजाजत दी थी वो कौन था? ये पुंजा भील है, जिन्होंने किसका नेतृत्व किया था? चंदावल बाग का नेतृत्व किया था। चंदावल यानी कि सेना के पीछे का भाग। अब एक बीच का भाग और बच गया। हरावल कहते हैं आगे वाले भाग को, चंदावल कहते हैं पीछे वाले भाग को, तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? बीच वाले भाग को कहते हैं ढोलान। क्या कहते हैं? ढोलान।
इस ढोलान बाग का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप ने खुद ने। ठीक है, ढोलान होता है मध्य का भाग, ये याद रखना। ठीक है, हरावल होता है सेना की आगे का भाग, चंदावल होता है सेना के पीछे का भाग, और ढोलान होता है सेना के मध्य का भाग। इसका नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप ने किया था, यानी महाराणा प्रताप बीच में थे। महाराणा प्रताप ये जानते थे कि अब की बार गलती नहीं करूंगा खानवा की युद्ध वाली, जिसमें खानवा के अंदर राणा सांगा खुद आगे निकल के आ गया था और बस वो तीर लगा बाबर का और राणा सांगा वही बेहोश हो गए थे। अगर वो तीर नहीं लगता तो इतिहास आज कुछ और ही होता, लेकिन वही बात इतिहास में तो की जगह नहीं है। काश ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ये तो की जगह है ही नहीं। तो इसलिए अब की बार महाराणा प्रताप ढोलान बाग में थे, यानी मध्य में थे। इधर 80,000 सैनिक थे। कुछ इतिहासकार अगर आप किताबें पढ़ोगे तो कुछ ये कह देंगे कि भाई प्रताप की सेना लगभग भाई कोई 90,000 कोई 80,000 है, लेकिन अगर अनुपात निकाल के देखेंगे ना, कुछ तो ये कहते हैं कि अकबर की सेना 3,20,000 थी, यानी कि प्रमाणिक तथ्य नहीं है। कोई कह देगा 40,000, कोई कह देगा 10,000, लेकिन अनुपात है ना, अनुपात सही है, यानी 1:4। ठीक है, 4:1। अकबर का अनुपात 4 और महाराणा प्रताप का 1, ये अनुपात एकदम सही है, चाहे आपको कितनी सेना दे। लेकिन लगभग ये लिख लेना, तो 20,000 महाराणा प्रताप के सैनिक थे और अकबर के वो 80,000 थे। सुलुम्बर का था ही अपने कृष्णदास टुंडा, वो तो आना ही था, क्योंकि वो तो आएंगे सुलुम्बर वाले तो। ठीक है, तो ये भाई का थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो मानसिंह है वो कहां पे रुका था? मोलेला के अंदर रुका था। मानसिंह की जो सेना रुकी थी वो रुकी थी मोलेला में। नीले मार्कर से लिखते हैं भाई, ब्लैक मार्कर। मानसिंह की सेना रुकी थी मोलेला। मोलेला राजसमंद में ही है। और महाराणा प्रताप की जो सेना रुकी थी वो थी लोसिंग में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको मोलेला लोसिंग का युद्ध भी कहते हैं। ये दोनों जगह राजसमंद में है। मोलेला के अंदर मानसिंह की सेना, वैसे याद हो जाएगा यार, मैं से मैं, मानसिंह मोलेला, यानी मोलेला के अंदर मानसिंह की सेना रुकी थी और महाराणा प्रताप बचा है वो लोसिंग की सेना के, लोसिंग में महाराणा प्रताप रुका था। अब कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने पहला वार इतना जबरदस्त किया कि मुगल सेना भाखड़ी हुई, यानी कि पहला ही वार है। युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ तो मेवाड़ी सेना ने इतना खतरनाक वार किया कि मुगल सेना युद्ध से भाग गई। लेकिन एक मुगल सेना के अंदर था मिहत्तर खां। मुगल सेना में था मिहत्तर खां। इसने एक अफवाह फैला दी कि मुगल सम्राट अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर हल्दी घाटी के मैदान में पधार रहे हैं। इस मिहत्तर खां ने अफवाह फैला दी और जैसे ये बात पता चली कि अकबर खुद आ रहा है तो मुगल सेना वहीं पर रुक गई। अब मानसिंह बैठा था हाथी के ऊपर। ठीक है, हाथी बनाऊं क्या? थोड़ा सा चलो बता देते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं हाथी को। और मानसिंह बैठा था इस हाथी के ऊपर। ये होता है ओदा। ओदा यानी कि जिसमें खुद बैठते हैं ना, फिर वो लोहे का बना होता है ओदा। उसके अंदर मिर्जा राजा मानसिंह यहां पे बैठा हुआ था। अब समझना, देखना आप बढ़िया। इधर है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। इस चेतक के ऊपर है वो खुद महाराणा प्रताप बैठे हुए थे। महाराणा प्रताप काफी देर से मानसिंह को ढूंढ रहा था यार, मानसिंह नहीं दिखा। जैसे ही इनको मानसिंह दिखा कि मानसिंह तो हाथी के ऊपर बैठा है, तो महाराणा प्रताप ने चेतक को कहा कि मेरे को मानसिंह के पास में ले चल गया। तो चेतक तो इतना तगड़ा स्वामी भक्त सेवक था, ये सीधा इसको मानसिंह के पास में ले गया और चेतक ने अपने दोनों पैर इस हाथी के ऊपर लगा दिए। यानी कि आगे के जो भाई घोड़े के दोनों पैर होते हैं वो दोनों पैर हाथी के ऊपर लगा दिए। और महाराणा प्रताप ने इतने मतलब जोर से भाला फेंका, लेकिन ये मानसिंह इसी ओहदे में छिप गया। यानी महाराणा प्रताप ने तो भाला फेंका, जैसे ही भाला फेंका ये मानसिंह इस ओहदे में छिप गया। यानी जो बैठने की जगह होती है, मानसिंह नीचे छिप गया। तो मानसिंह के नीचे छिपने से क्या, वो भाला सीधा मावत को पार करता हुआ सीधा ऊपर की निकल गया। एक अपने गीत भी है, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबरायो, भालो फेंक्यो महाराणायो, होदो टूटो जाए, रण में मच गयो घमासान, मुगल सेना भागी जाए। ठीक है, ऐसे करके अपना एक छोटा सा गीत भी है और राणा सुन तो ही जाई जे रहे। चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबरायो, भालो फेंक्यो महाराणायो, होदो टूटो जाए। यानी कि महाराणा प्रताप ने भाला फेंका लेकिन ये होदा टूट गया, लेकिन मानसिंह बच गया। अब चेतक ने क्या सोचा कि हो सकता है मानसिंह मर गया। तो जैसे ही चेतक अपने दोनों पैर नीचे करता है तो इस जो हाथी होता है, हाथी के दोनों तरफ कटारें लगी होती हैं, यानी कि जो खंजर बांधे होते हैं, तलवारें से बांधी होती हैं हाथी के दोनों तरफ। जो उसकी सूंड होती है उसके दोनों तरफ तलवारें बांधी हुई होती हैं। तो चेतक ने सोचा यार कि मानसिंह मर गया होगा। तो जैसे ही चेतक ने अपने दोनों पैर नीचे किए, चेतक के दोनों पैर कट गए। ठीक है,
उन खंजरों से दोनों पैर कट गए। लेकिन चेतक इतना तगड़ा स्वामी भक्त सेवक था, इसने महाराणा प्रताप को यह भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे दोनों पैर कट चुके हैं। इसके बाद मुगल सेना को पता चला कि महाराणा प्रताप एकदम बीच में आ चुके हैं, तो मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन महाराणा प्रताप वहां भी नहीं घबराया और बहलोल खां लोधी, किसको? बहलोल खां लोधी, इसको घोड़े सहित काट दिया। यानी कि मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप ने एक मुस्लिम था बहलोल खां लोधी, इसको घोड़े सहित काट दिया। इसके बाद में मुगल सेना फिर घबरा गई। लेकिन एक सादड़ी का था झाला बीदा, सादड़ी का था झाला बीदा। ये सादड़ी का झाला बीदा भागकर महाराणा प्रताप के पास में आता है और कहता है कि ये जो आपके राज चिन्ह है ये मेरे को दे दो, आपके जो वस्त्र हैं वो मेरे को दे दो और आप यहां से युद्ध से भागो। यानी राज चिन्ह होता था जो मुकुट, यानी जो मुकुट होता था उसी से पता चलता था कि राजा कौन है। अब जैसे भैया मेरे जैसे सैनिक होते थे, उनको पता ही नहीं होता था राजा कौन है, राजा को कभी देखते ही नहीं थे। लेकिन राजा की वेशभूषा से, राजा के राज चिन्ह से पता चलता था भाई ये मतलब मेवाड़ का राजा है। तो झाला बीदा ने अपने राज चिन्ह धारण कर लिए। उसके बाद मुगल सेना ने सोचा कि यही प्रताप है और झाला बीदा के ऊपर टूट के पड़ी और झाला बीदा वहीं वीरगति को प्राप्त हुई। यानी कि सादड़ी वालों की जिम्मेदारी थी, जब भी मेवाड़ का महाराणा संकट में आएगा तो सादड़ी वाले राज चिन्ह धारण करेंगे। यहां पे सादड़ी का झाला बीदा हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप की राज चिन्ह धारण करता है और ऐसे ही खानवा के युद्ध में सादड़ी का था झाला अज्जा, जिसने मेवाड़ के महाराणा सांगा की राज चिन्ह धारण की थी और वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये थी स्वामी भक्ति जो अपने मेवाड़ के मतलब सरदारों के राजाओं के प्रति होती थी। सादड़ी का झाला बीदा राज चिन्ह धारण करता है। यहां से महाराणा प्रताप चेतक को लेकर निकल जाते हैं। चेतक इनको निकल के यहां से युद्ध से बाहर निकाल के ले आता है और एक बलीचा का नाला है, बलीचा नाला कहां पे है? बलीचा में। बलीचा है राजसमंद में। बलीचा के अंदर एक नाला बना हुआ है, उस नाले को पार करके चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचा देता है और उसके बाद में वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यहां पे चेतक की समाधि है बलीचा में। महाराणा प्रताप को पता नहीं था चेतक के पैर कट चुके हैं, लेकिन इसने भी प्रताप को एहसास नहीं होने दिया कि मेरे दोनों पैर कट गए हैं। इनको सुरक्षित निकाल के ले आता है यहां से और बलीचा के अंदर नाला पार करते हुए ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं मेवाड़ के महाराणा पहली बार रोए थे। किसके लिए रोए थे? चेतक के लिए रोए थे। यानी कि पहली बार इनकी आंखों में आंसू आए थे कभी का चेतक जब वीरगति को प्राप्त हो जाता है तब। यहीं पे बलीचा के अंदर चेतक की समाधि बनी हुई है। इसके बाद में महाराणा प्रताप पहुंचते हैं, कोल्यारी गांव पहुंचते हैं। कहां पे पहुंचते हैं? कोल्यारी गांव। बोर्ड में लिखने के लिए जगह नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। चलो कोल्यारी गांव पहुंचते हैं। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा कोल्यारी गांव पहुंचते हैं और वहां पे अपना इलाज कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वापस कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं और कुंभलगढ़ किले के वही दरवाजे बंद है, ठीक है। यानी अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम क्या थे बताओ भाई। युद्ध कौन जीता? महाराणा प्रताप युद्ध जीता या अकबर युद्ध जीता? मैं ये कहूंगा ये युद्ध महाराणा प्रताप जीता। सर महाराणा प्रताप कैसे जीता? जब मिर्जा राजा मानस सिंह अकबर के दरबार में जाता है तब अकबर बैठा था। अकबर बोला कि महाराणा प्रताप को पकड़ लिया। मान सिंह कहता है नहीं पकड़ा। तो अकबर पूछता है कि महाराणा प्रताप को मार दिया? फिर मान सिंह कहता है कि नहीं मारा। तो क्या सोचकर आए थे? सरदार खुश होगा। मान सिंह को कहता है कि आज के बाद में मेरे मुगल दरबार में उपस्थित मत हो जाना। और उसके बाद में ये मिर्जा राजा मान सिंह को अकबर ने मुगल दरबार में दिखाई नहीं, लगभग अपन पढ़ेंगे, मान सिंह अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मान सिंह को मतलब बाहर ही रखता है। इसके बाद में काबुल अभियान भेजेगा 1585 ईस्वी के अंदर, फिर बिहार की सूबेदारी देगा, इसके बाद में बंगाल अभियान में भेजेगा, लेकिन मुगल दरबार में नहीं आएगा। अब बताओ कि कौन ऐसा राजा होगा जो युद्ध जीतने के बाद में अपने सेनापति को अपने दरबार से बाहर निकाल देगा? कोई ऐसा राजा है क्या? अगर कोई मेरे लिए युद्ध जीत के आएगा तो मैं तो खड़े होकर एकदम उसको गले लगूंगा, उसको ये थोड़ी कहूंगा कि आज के बाद मेरे दरबार में तू दिखना मत कह। ऐसा कौन राजा होगा? अब बताओ क्या। यानी अकबर ने युद्ध किया था कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करानी है। क्या उसने प्रताप से अधीनता स्वीकार कराई? नहीं कराई। क्या उसने प्रताप को बंदी बनाया? नहीं बनाया। तो ये विजय किसकी थी? ये जीत किसकी थी? ये जीत थी महाराणा प्रताप की।
और जब मानसिंह जाता है तो मानसिंह को देख लो, आपने भैया अपन ने जयपुर का इतिहास पढ़ा है, उसके अंदर आप जाके देख लो, मैंने पढ़ाया है। मानसिंह को काबुल की सूबेदारी, बिहार की सूबेदारी, बंगाल की सूबेदारी, मतलब इसको बाहर ही रखता है कि तू आगरा मत आना, कि तू बाहर ही रह के। तो देख लो कि मुगल दरबार में बाद में आया नहीं था ये। तो बताओ कि भाई कौन ऐसा होगा जो हल्दी घाटी का युद्ध जीतेगा और अपने सेनापति को दरबार से बाहर निकाल देगा। अब कुछ इतिहासकार हल्दी घाटी के उपनाम बोलते हैं। कोई इसको कहता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा है, जिस पुस्तक उसने 1829 में लिखा था। सबसे पहले इस पुस्तक का नाम हल्दी घाटी का युद्ध उसी ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं ये युद्ध तो गोगुंदा का युद्ध है, कुछ कहते हैं खमनोर का युद्ध है, कुछ कहते हैं बादशाही बाग का युद्ध है, कुछ कहते हैं ये तो मेवाड़ की थर्मोपली है। जो उपनाम दे रखे हैं वो अपन थोड़े से पढ़ लेते हैं, तो इनको साफ कर देते हैं। उसके बाद में थोड़े से उपनाम है और इसके बाद में फिर शहबाज खां का आक्रमण होगा उस वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप पे। लेकिन उसने भी शपथ खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ को मुगलों से आजाद नहीं करा लूंगा तब तक मैं न तो बेड के ऊपर सोऊंगा और ना ही मैं इस सोने चांदियों की थालियों में खाना खाऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं उपनाम बताता हूं आपको, इनके साफ करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, यानी कि किन किन इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या क्या कहा है। एक तो अपने सबसे पहले इनको कहते हैं गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। और इनको क्या कहते हैं, और इनको कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया खमनोर का युद्ध। ठीक है, और क्या कहते हैं बादशाही बाग का युद्ध। आगे लिख लेना, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, बादशाही बाग का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली। सबसे पहले आता है गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? वो कहा था बदायूनी ने। यानी हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टिकर्ता, एकदम हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन करने वाला, यानी उस समय युद्ध को देखने वाला कौन था? बदायूनी था। बदायूनी की पुस्तक है जिसका नाम है मुंत ख्वाब उल तवारिक। मुंत ख्वाब उल तवारिक। इस मुंत ख्वाब उल तवारिक के अंदर बदायूनी ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, याद रह जाएगा। इसके बाद में खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। ये दोनों बदायूनी और अबुल फजल दोनों अकबर के दरबार में थे। ठीक है, खमनोर का युद्ध कहता है अबुल फजल। बादशाही बाग का युद्ध, यानी कि एक अपने आदर्शी लाल श्रीवास्तव हैं, इतिहासकार हुए हैं आदर्शी लाल श्रीवास्तव। वो ये कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो हल्दी घाटी के पास में एक जगह है बादशाही बाग, वहां पे लड़ा गया था, इसलिए इसको कहते हैं बादशाही बाग का युद्ध। हल्दी घाटी के पास में जगह है, इसलिए आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कह दिया कि ये युद्ध तो बादशाही बाग में लड़ा गया था। क्या अब उन्होंने तो कह दिया, याद अपने को रखना पड़ेगा। अब उनको थोड़ी पता था कि मैं तो कह के चला जाऊंगा, उसके बाद में कोई रोहित नाम का अध्यापक होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा और एग्जामिनर कभी पूछ भी लेगा कि बादशाही बाग का युद्ध किसने कहा था। अब ये तो कह के चलेगा, अबुल फजल को थोड़ी पता था कि मैं लिख के जा रहा हूं, वो बाद में कोई एग्जाम में पूछ लेगा, कोई पुलिस के पेपर में आ जाएगा। लेकिन ये इन्होंने तो कह दिया तो कह दिया। अब अपने को तो याद रखना पड़ेगा। मेवाड़ की थर्मोपली देखो, ये तो सबसे अलग ही बात लाता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपली, थर्मोपली एक जगह है। थर्मोपली में युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य युद्ध हुआ था? फारस और यूनान के मध्य। फारस और यूनान के मध्य। यूनान का एक योद्धा था जिसका नाम था लियोनार्डिस। यूनान का एक योद्धा था लियोनार्डिस। तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली की, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है कि ये तो मेवाड़ की थर्मोपली है। यानी थर्मोपली में जिस प्रकार से यूनान के योद्धा लियोनार्डिस ने अपने देश की रक्षा की थी, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपनी धरा मेवाड़ की रक्षा की थी। इस प्रकार से वचन है कर्नल जेम्स टोड के, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ठीक है, यानी मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। याद रह जाए। हाथी के नाम भी बता देता हूं भी, यानी कि हाथियों के बारे में पूछा जा चुका है कि यानी कि कौन सा किस हाथी के ऊपर बैठा था। मानसिंह का हाथी है, ये मिटा देते हैं यार किताब, मुंत ख्वाब उल तवारिक लिख लेना। इधर है मानसिंह का हाथी
मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? इधर है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? मानसिंह के पास में जो हाथी था वो था मर्दाना, नाम तो मर्दाना और काम दिखाएगा नहीं मर्दाना है, मर्दाना और गजयुक्ता, मर्दाना और गजयुक्ता। और इधर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है लूणा और राम प्रसाद, लूणा और राम प्रसाद। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में जब ये राम प्रसाद हाथी अकबर को मिलता है तो अकबर बड़ा खुश होता है और इसका नाम चेंज कर देता है, इसका नाम कर देता है पीर प्रसाद। अकबर खुश होता है बड़ा कि यार जैसे अपने हिंदू क्या कहते हैं, राम कहते हैं, और जैसे मुस्लिम धर्म में क्या कहा जाता है, पीर, यानी मेरे पीर नु मनावा, मेरे रब नु मनावा। ठीक है, तो यानी कि इसने प्रताप के हाथी का नाम चेंज कर दिया था और उसने कहा था ये तो पीर का प्रसाद है, यानी कि ये तो पीर यानी कि अल्लाह की देन है जो बेका, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, पीर प्रसाद कर दिया। वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि हाथियों के नाम भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि प्रताप के हाथी का नाम क्या था, मानसिंह किस हाथी पर बैठा था, मर्दाना, गजयुक्ता। ठीक है, दोनों याद रखना भी है। इसके बाद में शाहबाज खां को सेना दे के भेजता है। नीला मार्कर कहां गया भाई, एक मिनट। हाँ, तो इसके बाद में शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजता है भाई। शाहबाज खां का आक्रमण होता है, 3 बार आक्रमण होता है। कब कब होता है? 1577 में होगा, 1578 में होगा और 1579 में होगा। 3 बार कुंभलगढ़ के किले पे आक्रमण होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप चला जाता है कुंभलगढ़ के किले में, अपने जाके दरवाजे बंद कर लेता है। उसके बाद में एक बार फिर शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। शाहबाज खां ने 1577 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले पे आक्रमण किया। महाराणा प्रताप ने मानसिंह सोनगरा को, किसको? मानसिंह सोनगरा को किला सौंप दिया और खुद पहाड़ों में चले गए। 1578 में भी आक्रमण होता है और 1579 में भी आक्रमण होता है, सेम ही रिजल्ट था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के महाराणा प्रताप चले जाते हैं पहाड़ों के अंदर। उसके बाद में चूलिया गांव के भामा सहाय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मिलते हैं 1578 ईस्वी में। यानी 1578 के अंदर चूलिया गांव के थे, कौन थे? चूलिया गांव के थे भामा शाह, भामा शाह, और इनके भाई का नाम था ताराचंद। ये दोनों महाराणा प्रताप को मिलते हैं और महाराणा भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। यानी महाराणा प्रताप को लगभग 25 लाख रुपए 20,000 असरपियां दी थी, जिससे महाराणा प्रताप अपने जो 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह कर सकता था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। इसलिए इस भामा शाह को क्या कहा जाता है? भामा शाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहा जाता है इनको। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर, दानवीर तो वैसे ही कहा जाता है। आजकल जैसे स्कूल में कोई भी जैसे भाई के इनाम दिया जाता है, ठीक है, तो यानी कि तू तो बड़ो भामा सहायक है, तो इनके नाम पे सब कुछ, यानी कि अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। लगभग इन्होंने 25 लाख रुपए दी थी और 20,000 असरफियां दी थी सोने की, जिससे महाराणा प्रताप अपने 25,000 सैनिक रख सकता था और इनका 12 वर्ष तक आराम से खाना पीना सब कर सकता था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 1578 में मिले थे, कहां के थे? भामा शाह चूलिया गांव के थे और दोनों भाई थे, भामा शाह और ताराचंद दोनों भाई थे। ठीक है, तो इसलिए भामा शाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और मेवाड़ का दानवीर भी कहा जाता है। वैसे राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सर वो भी करवाया था अपने, राणा हमीर भी करवाया था, उनको भी कहा जाता है, और मेवाड़ का उद्धारक अपने भामा शाह जी को भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1580 के अंदर आक्रमण होगा। एकदम अपन क्रम वाइज चल रहे हैं। 1576 के बाद में हल्दीघाटी का युद्ध है, इसके बाद 1577 में शाहबाज खां का आक्रमण है, फिर 1578 में चूलिया गांव के भामा शाह मिले थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। इसके बाद में 1580 आएगा। 1580 के अंदर अपने जो अब्दुल रहीम जी आएंगे समझाने के लिए महाराणा प्रताप को। 1582 में दिवेर का युद्ध होगा, 1584 में जगन्नाथ कच्छो आएगा। ठीक है, 1585 में महाराणा प्रताप चावंड अपनी राजधानी बनाएगा और 1597 में मृत्यु हो जाएगी। तो सारी बातें अपन पढ़ते हैं। तो 1578 तक आ चुके हैं। इसके बाद 1580 ईस्वी के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना कभी महाराणा प्रताप को समझाने आते हैं। चलो वो और बताते हैं। यार साफ प्रणाली बड़ी दिक्कत है, बहुत जल्दी भर जाओ बोर्ड। अब 1580 ईस्वी के अंदर रहीम जी आएंगे समझाने के लिए।
ठीक है, पूरा नाम तो इनका अब्दुल रहीम खान ए खाना, पूरा लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं भाई, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये आएंगे 1580 ईस्वी के अंदर। इनको रेमजी कहते हैं। रेमजी के दोहे तो आपने सुने होंगे, रीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। तो इनको तो अकबर ने युद्ध करने के लिए भेज दिया। अब इनकी युद्ध में कोई रुचि थी नहीं, ये मेवाड़ के अंदर आ गए और शेरपुर गांव में शिविर लगा लिया। कहां पे लगाया शिविर? शेरपुर गांव में। शेरपुर कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। वहां पे आके अपना शिविर लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या है कि रेमजी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे, यानी इसने कभी महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन अकबर ने भेज दिया कि जाओ प्रताप को पकड़ के लाओ। तब वहां पे आगे शेरपुर में शिविर लगा लिया, लेकिन ये तो बस अपने दो ही लिखते थे और कभी शिकार करने के लिए बाहर चले जाते थे। तो एक बार शिकार करने बाहर गए हुए थे, तो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ने जब देखा कि रेमजी यहीं आए हुए शेरपुर गांव में और आज बाहर गए हुए हैं, तो अमर सिंह गए और इनके शिविर से बेगमों को बंदी बना लिया। बेगम यानी कि महिलाओं को। ठीक है, जो अपने रेमजी की कुछ बेगम थी, कुछ महिलाएं थी, बच्चों को बंदी बना के ले आए महाराणा प्रताप के पास में। महाराणा प्रताप ने कहा कौन नहीं है? बोले कि तो रेमजी की बेगम है, बच्चे हैं उनके गए। तब महाराणा प्रताप बोले कि तू क्यों लेके आया फिर? क्या बोले मैं इनको बंदी बना के ले आया। तो महाराणा प्रताप ने दो लगाई कान के नीचे कि इनको वैसे ही वापस छोड़ गया जिस प्रकार से लाया था। महाराणा प्रताप ने लेटर लिखा रेमजी को कि आई एम सॉरी, मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूं कि इसने ऐसी गलती की है। ये मेवाड़ के जो महाराणा है ऐसे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं इसका मतलब कैसे इसकी बुद्धि फिर गई। आजकल जंगलों में भटक रहा है, तो पता नहीं इसने सोचा नहीं होगा, इसलिए भेजा है। मेरी तरफ से माफी मांगता हूं। जब रेमजी को लेटर भेजा मिलता है, तब उनको पता चलता है कि महाराणा प्रताप कितने बड़े, मतलब फिर उनके पास में कोई शब्द नहीं थे। यानी महाराणा प्रताप की अगर अपने स्वाभिमान की बात करें, अगर उनके शौर्य की गाथा की बात करें, तो किसी के पास कोई शब्द नहीं है कि अपन उनकी गाथाओं को पढ़ा सकें। लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत धक्कोपेल करा, लेकिन उनको न तो कोई पढ़ा सकता है और न कोई पढ़ा सकेगा। उनका तो हर एक बात एक शौर्य से भरी हुई है। ठीक है, तो कुल मिला के फिर वापस अमर सिंह को भेजते हैं कि बेगमों को भेज के। हाँ, जब रेमजी को बात पता चलता है तो वो चुपचाप अपना शिविर उठा के अकबर के पास में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो महाराणा प्रताप को पकड़ के कभी नहीं लाऊंगा। इसके बाद में रेमजी तो चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद में होगा दिवेर का युद्ध। बस इतना ही ध्यान में रखना है। रेमजी आए थे 1580 ईस्वी के अंदर, शेरपुर गांव चित्तौड़गढ़ में शिविर लगा रखा था। यहाँ पे अमर सिंह ने इनकी बेगमों को बंदी बना लिया था, महाराणा प्रताप ने इनको वापस भिजवा दिया था। ठीक है, इसके बाद होगा भाई दिवेर का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भी। दिवेर का युद्ध कब होगा? 1582 ईस्वी के अंदर। यानी कि अमर सिंह को भाई का जब महाराणा प्रताप ने थप्पड़ लगाया कान के नीचे, तब अमर सिंह ने कहती अभी गलती तो हो गई है मेरी, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारने के लिए कुछ अच्छा काम तो करूंगा। तब अमर सिंह जाता है 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर पड़ता है राजसमंद में। यहाँ पे शिविर लगवा रखे थे, यानी क्या जैसे जंगलों के अंदर शिविर लगा रखे थे अकबर ने, यानी कि भाई अपने गुप्तचर भेज रखे थे, जैसे ही महाराणा प्रताप दिखे उसको बंदी बना लो। हर जगह शिविर लगा रखे थे, जैसे भी छावनी होती है ना थोड़ी थोड़ी जगह में। लेकिन कहते हैं कि तो दिवेर का था ना, ये शिविर सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा शिविर था दिवेर का। और ये शिविर सौंप रखा था अकबर ने अपने काका सुल्तान शेरिया खां को, शेरिमा या शेरिया खां सुल्तान को सौंप रखा। ये शिविर सबसे बड़ा था, दिवेर का शिविर था। ये सौंप रखा था शेरिमा खां सुल्तान को। ये था अकबर का काका। क्या था? काका यानी अंकल। अकबर का काका था ये, इसको ये शिविर सौंप रखा था। तो अमर सिंह गया यहाँ पे, यानी कि सब 1580 में गलती कर दी थी, उस गलती को सुधारना था। कब तो कैसे न कैसे पिताजी की नजरों में वो इज्जत प्राप्त करनी है वापिस का। तो शेरिमा का सुल्तान के पास में गया और इसके साथ में युद्ध किया, और अमर सिंह ने अपने बाले से शेरिमा को सुल्तान को एकदम सीधा लटका दिया। यानी कि ये एकदम सीधा खड़ा बाला, और इस बाले के एकदम बीच में लटका दिया, ऐसे ऐसे लटका के खड़ा कर दिया। जब मुगल सेना ने देखा तो चुपचाप वहां से भाग गई और महाराणा प्रताप ने दिवेर के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, जब ये नजारा देखा ना, यानी कि एकदम खड़ा बाला और उस बाले के ऊपर एकदम लटक रहा है बीच में शेरिमा खां सुल्तान। अमर सिंह ने बाला इतना खतरनाक मारा कि शेरिमा खां सुल्तान बाले के ऊपर ही झूल गया। ठीक है, तो यहां से जब मुगल सेना के ने जब ये दर से देखा कि वो अपना काका तो ऊपर झूल रहे हैं, क्या
के बाद में मैदान छोड़ के भाग गए और महाराणा प्रताप ने दिवेर के ऊपर अधिकार कर लिया। सबसे बड़ा शिविर यही था। इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मेवाड़ का मैराथन। ये थोड़ा ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने कहा मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। और एक और लिखना प्रताप के शौर्य का प्रतीक, यानी कि महाराणा प्रताप के शौर्य का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन का। मैराथन यानी कि एक लंबी दौड़ के बाद में एक मतलब थोड़ी जीत मिलना, यानी कि बहुत सारी मतलब एक लंबी दौड़ थी, काफी टाइम हो गया था भटकते हुए। इसके बाद में दिवेर का युद्ध जब जीता था तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा ये तो मेवाड़ का मैराथन है और महाराणा प्रताप के शौर्य का प्रतीक है, यानी कि महाराणा प्रताप जीत गए हैं। और इसके बाद में धीरे धीरे करते महाराणा प्रताप लगभग मेवाड़ जीत लेंगे। सिर्फ 2 ही किले बचेंगे जो महाराणा प्रताप नहीं जीत पाए थे, एक तो चित्तौड़गढ़ का किला और एक मांडलगढ़ का किला। यानी कि बाद में धीरे धीरे करते दिवेर से ये वापस अपनी जीत का क्रम शुरू करते हैं। यानी पहले तो हारे थे, पहले तो मुस्लिमों ने सारा अधिकार कर लिया था मुगल सेना ने, लेकिन उसके बाद में सारा मतलब महाराणा प्रताप धीरे धीरे युद्ध जीतते हैं और दिवेर से ये युद्ध की स्टार्ट करते हैं। दिवेर का युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद में सारे छोटे मोटे जो दुर्ग हैं अपने मेवाड़ के सारे महाराणा प्रताप जीत लेते हैं। सिर्फ 2 ही दुर्ग बचते हैं, एक तो अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और एक मांडलगढ़ का दुर्ग। सिर्फ 2 ही दुर्ग बचते हैं जिनके ऊपर महाराणा प्रताप अधिकार नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर का युद्ध, थोड़ा ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और प्रताप की शौर्य का प्रतीक कहा है। इसके बाद में 1584 ईस्वी के अंदर समझाने आएगा जगन्नाथ कछुआ। ठीक है, 1584 में बयान करेगा जगन्नाथ कछुआ जयपुर वाला। ये महाराणा प्रताप के खिलाफ सैन्य का बयान करता है 1584 ईस्वी के अंदर। अकबर द्वारा भेजा गया महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान था। इसके बाद में अकबर किसी को नहीं भेजता है, यानी कि महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान भेजा था, अंतिम सेना भेजी थी वो जगन्नाथ कछुआ, ये जयपुर वाला था। कब भेजा था? 1584 ईस्वी में। ध्यान रखना, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान जगन्नाथ कछुआ वाला कब भेजा था? 1584 ईस्वी के अंदर। याद रह जाएगा? बिल्कुल सर। ठीक है, अब ये महाराणा प्रताप बोला यार जयपुर वालों को, कहीं जयपुर वालों को क्या चीड़ है, ये बार बार में आ जाते हैं, कभी मिर्जा राजा मानसिंह आ जाता है, कभी जगन्नाथ कछुआ आ जाता है। अब क्या किया कि महाराणा प्रताप ने जयपुर का एक ठिकाना था मालपुरा, मालपुरा जयपुर में पड़ता है, सबको पता है, तो ये मालपुरा को लूट लिया था, इसको अपने कब्जे में कर लिया था महाराणा प्रताप ने। यार जयपुर वालों को क्या चीड़ है, बार बार में आ जाते, कभी तो मानसिंह आता है, कभी जगन्नाथ आता है, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो मेवाड़ में बैठा हूं, ये लेकिन इनको पता नहीं कि क्या दिक्कत है, इनके बड़े हाथों में खुजली है, इनको बड़े युद्ध करने की ललक है। तो महाराणा प्रताप जाता है और मालपुरा के ऊपर कब्जा करता है और इसको जीत लेता है। ये जयपुर वालों के अधीन था। अब जगन्नाथ कछुआ जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य का बयान करके जा रहा था तो इसकी मृत्यु हो जाती है मांडल। मांडल पड़ता है भीलवाड़ा में, मांडल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और यहां पर इनकी 32 खंभों की छतरी है। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, भाई क्या कंफ्यूज होंगे? यहां पे इनकी 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, जगन्नाथ कछुआ 1583 ईस्वी के अंदर जब वापस जा रहा था मेवाड़ से तो मांडल में आता है भीलवाड़ा में, यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, यहीं पर इनकी 32 खंभों की छतरी है। एक तो है मांडल, मांडल है अपने भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, ये तो है मांडल। एक है मांडलगढ़ जहां पे राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी, जहां पर उनका दाह संस्कार हुआ था, ये अपने भीलवाड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि अगर मांडल जाओगे ना तो भीलवाड़ा अजमेर हाईवे के ऊपर मिलेगा आपको, यानी भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आपको मांडलगढ़ जाना है तो आपको भीलवाड़ा से कोटावाड़ा हाईवे पकड़ना पड़ेगा और भीलवाड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मांडलगढ़ में तो है अपने राणा सांगा की छतरी और इस मांडल में है अपने जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी। याद रह जाएगा, बस इसकी इतनी ध्यान में रखनी। इसके बाद में महाराणा प्रताप है वो एंडिंग अपने हेडिंग डाल लेना चावंड। चावंड के अंदर महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी के अंदर इसको अपने संकटकालीन राजधानी बनाता है, लूणा चावंडिया को मार देता है। यानी चावंड के अंदर किसको मारता है? लूणा चावंडिया को। लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बना लेता है। ठीक है, ये इस महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। अगर कोई पूछ भी ले कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी क्या थी, पहले महाराणा प्रताप की राजधानी गोगुंदा थी, उसके बाद में कुंभलगढ़ हुई थी, अंतिम जो अपनी राजधानी थी वो थी चावंड। यहाँ पे फिर महाराणा प्रताप रहता है, चावंड को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, लूणा चावंडिया को मारकर। इसके बाद में कोई युद्ध नहीं था, न तो फिर अकबर ने कोई सैन्य का बयान भेजा, नहीं कोई महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ तो महाराणा प्रताप के अधीन आई नहीं थी। ठीक है, लेकिन लगभग सारे मेवाड़ के ऊपर महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था।
तो लूणा चावंडिया को मारकर चावंड पे अधिकार कर लिया। इसके बाद में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। यही बता देता हूं चलो, क्योंकि अब अपने महाराणा प्रताप पूरा होने वाला है। एक एक अपने कर्म वाइज ध्यान में रखा है और अपने इन्हीं से एग्जाम से प्रश्न उठेंगे भी, देख लेना। कब है? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। यानी जब महाराणा प्रताप थोड़ा बेका है, अपने जो धनुष होता है उसको खींच रहे थे, प्रत्यांचा चढ़ा रहे थे उसके ऊपर में, तो कहते हैं कि थोड़ा सा धक्का लग गया और उसके बाद में खून का थक्का बन गया था, इसलिए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। ठीक है। और महाराणा प्रताप की जो छतरी है 8 खंभों की छतरी। कितनी खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी। ठीक है। महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी वो है बारडोली के अंदर, बारडोली अपने उदयपुर में। इसका निर्माण कराया था भामाशानी, निर्माण कराया था भामाशानी। ये लगभग है वो किजड़ बांध के अंदर डूब चुकी थी, इसलिए इसका पुनर्निर्माण कराया था, दोबारा से निर्माण कराया था महाराणा फतेह सिंह ने। पुनर्निर्माण कराया था महाराणा फतेह सिंह ने। ये ध्यान में मत रखना चाहिए निर्माण किसने करवाया था, याद है तो ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पे है? बारडोली के अंदर। ठीक है। और चेतक की जो छतरी है, चेतक की जो समाधि है वो कहां पे है? बलीचा में, राजसमंद में। ठीक है। तो इस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। और हाँ भाई, इनके दरबारी थोड़े कवि बता देता हूं मैं। इनका दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान। ये तो रह गए भाई दरबारी कवि। तो दरबारी कवि कह दो, दरबारी विद्वान कह दो, वो था चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र यानी कि महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि था उसका नाम था चक्रपाणी मिश्र। इसने 4 ग्रंथों की रचना की थी। विश्व वल्लभ, ठीक है, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति। लिखाऊं क्या? चलो बता देता हूं यार। वैसे तो आरएस लेवल में पूछे जाएंगे ये प्रश्न, क्योंकि अपने छोटे मोटे एग्जामों में शायद ही पूछे जाए। आज तक बस यही पूछा गया बस का महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? चक्रपाणी मिश्र। फिर भी अगर तुम याद रखो तो ठीक है, मैं लिखा देता हूं। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति। ठीक है। एक और है विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ, विश्वादित है, पता नहीं एक ग्रंथ और रह गया शायद, लेकिन ठीक है। और महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या था? आचार्य राघवेंद्र। तो ये अपने महाराणा प्रताप के बारे में इतनी डिटेल थी। काफी लंबा बड़ा वीडियो हो गया भाई, लेकिन एक एक बात ध्यान में रखना महाराणा प्रताप से संबंधित। ठीक है। तो ये अपना महाराणा प्रताप कंप्लीट हो गया। अब मेवाड़ को इतिहास कुछ भी नहीं है, बस 1 या 2 वीडियो और बची हैं। बैक के बाद मेवाड़ को इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, लगभग अपनी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपना भरतपुर का जाट वंश है, गुर्जर प्रत्यार वंश है, जैसलमेर का भाटी वंश भी करा दूंगा, एक दिन को काम है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।